कहानियाँ 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 विद कहानीकार सुधांशु राय, सिर्फ 104.8 इश्क FM पर। कहानियों के घर में आपका स्वागत है। मैं हूं कहानीकार सुधांशु राय। आज की कहानी का नाम है द प्रिजनर। विक्रमजीत राय सिंह भारत के जाने माने उद्योगपति थे और उनका कारोबार पूरे विश्व में फैला था। लेकिन हाल ही में वो गबन यानी पैसों की हेराफेरी के लिए सुर्खियों में छाए थे। उन पर आरोप था कि उन्होंने अपनी कंपनी का इस्तेमाल कर बहुत बड़े पैसों की धोखाधड़ी की थी। आज सेशंस कोर्ट ने उन्हें सीधे जेल में डाल देने का आदेश दिया था और उन्हें कोर्ट से इलाहाबाद यानी प्रयागराज से कुछ दूर स्थित एक पुरानी जेल में ले जाया जा रहा था। पुलिस की गाड़ी में बैठे विक्रमजीत ने बाहर की ओर देखते हुए अपना फोन हाथ में ले लिया और एक नंबर पर कॉल कर दिया। संजय, मेरी बेल जल्दी कराओ, मैं जेल में अपने दिन नहीं काट सकता। हम पेपर्स रेडी कर चुके हैं और जज के पास बस निकलने ही वाले हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिए। वही तो नहीं है मेरे पास, चाहे जितने पैसे लग जाएं। अगर जरूरत पड़े तो मैं कुछ लोगों को फोन भी करवा दूंगा, लेकिन मुझे जल्द से जल्द रिहा करवाओ। जी सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको जल्द मिलूंगा। संजय ने फोन रख दिया। कुछ ही पल बाद पुलिस की गाड़ी एक बड़े जेल के बाहर आकर रुक गई और विक्रमजीत को नीचे उतरने का इशारा किया। हाथ मत लगाओ मुझे, मैं खुद उतर जाऊंगा। एक पुलिसकर्मी विक्रमजीत का हाथ पकड़ता, उससे पहले वो गुस्से में उसकी ओर देखते हुए बोला, नहीं हाथ लगाएंगे भैया, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तेवर तो देखो, आज भी इनकी हेकड़ी गई नहीं। पुलिसकर्मी पीछे हट गया। विक्रमजीत जब गाड़ी से उतरा तो जेल को बाहर से देख कुछ समय के लिए मौन सा हो गया। जेल की दीवारें अपने अंदर समेटे अंधकार का बाहर से ही प्रचार कर रही थी। पुरानी हो चली दीवारें न जाने कितनी ही कहानियां विक्रमजीत से साझा करने लगी थीं। ये अंग्रेजों के समय की जेल है और अंदर अंधेरा थोड़ा ज्यादा होता है। बड़े बड़े लोगों की हालत खराब हो जाती है यहां पर। अब अंदर चलें या बाहर से ही पूरा मुआयना कर लेंगे? पुलिसकर्मी ने आगे का रास्ता दिखाया। विक्रमजीत का गला सूख सा गया, वो पसीने से तरबदर हो गया। बुझी सी आवाज में वो बोल पड़ा, चलिए। बाहर एक बड़ा लोहे का गेट था जिसके अंदर आते ही लगभग 200 मीटर की दूरी पर एक बड़ी इमारत बनी थी। इमारत बहुत दूर तक फैली थी। पुलिसकर्मी विक्रमजीत को सीधे इमारत के अंदर ले आया और सामने लगी टेबल पर रखे रजिस्टर पर उनकी एंट्री करने लगा। आप अपना सारा सामान उस सामने वाले ऑफिस में जमा करा दीजिए। पुलिसकर्मी ने एक छोटे कमरे की ओर इशारा किया। विक्रमजीत जब उस ओर बढ़ा तो वहां बैठे कर्मचारी ने उसका सारा सामान ले लिया। कुल 8 सामान है आपके, फोन मिलाकर। जब जाने लगेंगे तो मिल जाएंगे। आगे बढ़िए, मेरा वकील आता ही होगा। मुझे ज्यादा देर आप लोग यहां नहीं रोक पाएंगे। विक्रमजीत को भरोसा था वो कुछ ही देर में वहां से निकल जाएगा। तभी जेल के कर्मचारी ने विक्रमजीत को उसके पीछे आने को कहा। चलिए आइए, आपको आपकी जगह ले चलता हूं। विक्रमजीत जैसे जैसे जेल के अंदर जा रहा था अंधेरा बढ़ता जा रहा था। काली हो चली दीवारें उस जेल की दास्तां बयां कर रही थीं। किसी कोठरी से कभी किसी के सुबक सुबक कर रोने की आवाज आ रही थी तो कोई अपनी कोठरी से एक कोने में खड़ा विक्रमजीत को घूर कर देख रहा था। विक्रमजीत यह सब देख अंदर तक दहल सा गया। कर्मचारी कोठरी के पास आकर रुक गया और उसका गेट खोलने लगा। यह है आपकी जगह। कोठरी के एक कोने से छोटी सी रोशनी उस कमरे को रोशन कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा, कुछ ही देर में मेरी जमानत हो जाएगी, फिर मुझे यहां अंधेरी कोठरी में क्यों रखा जा रहा है? तुम लोग जानते भी हो मैं कौन हूं? विक्रमजीत हैरान था। यहां सब अपराधी हैं और हर कोठरी एक जैसी है। काट लीजिए आप अपना समय, आपके वकील जब आ जाएंगे तो आपको बता देंगे। कर्मचारी वहां से चला गया। विक्रमजीत जेल की सलाखों से बाहर झांकते हुए
बार बार यही बोलने लगा, ये ठीक नहीं है, यहां से निकलने के बाद तुम लोगों के खिलाफ एक्शन लूंगा। और दीवार का सहारा ले नीचे की ओर बैठ गया कि अचानक एक आवाज ने उसे भौचक्का कर दिया। किस जुर्म में आए हो यहां? देखने में तो अच्छे खासे लगते हो। विक्रमजीत ने जब नजर घुमाई तो पाया उसके ठीक सामने उसी कोठरी में एक व्यक्ति कोने में बैठा उसकी ओर देख रहा था। वो व्यक्ति देखने में बड़ा ही डरावना था। उसकी बड़ी हल्की सफेद दाढ़ी थी, लंबे उलझे बाल थे जो उसके कंधों तक आ रहे थे। वो अपनी बड़ी काली डरा देने वाली आंखों से विक्रमजीत को लगातार घूरी जा रहा था। अपने काम से मतलब रखो, मैं तुम जैसे लोगों के मुंह नहीं लगता। और वैसे भी कुछ ही घंटों की बात है, मेरी जमानत हो जाएगी और मैं यहां से चला जाऊंगा। कुछ घंटों के लिए ही सही, हम हैं तो एक ही कोठरी में, और दोनों अगर बात करेंगे तो समय भी कट जाएगा। व्यक्ति अजीब से अंदाज में विक्रमजीत को देख रहा था। मुझ पर गबन का आरोप है। लोगों का कहना है मैंने 800 करोड़ की हेराफेरी की है, पर मेरी पावर का अंदाजा किसी को भी नहीं। चुटकियों में बाहर निकल जाऊंगा। विक्रमजीत के शब्द आत्मविश्वास से भरे थे। 800 करोड़ बड़े पैसे वाले लगते हो। चलो कम से कम कुछ बड़ा करके तो अंदर आए। उस व्यक्ति के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसकी मुस्कान किसी शैतान से कम नहीं लग रही थी। विक्रमजीत उसकी आंखों में छुपे उस रहस्य को जानने की कोशिश करने लगा। और तुम क्यों हो यहां पर? तुम्हें देखकर तो लगता है काफी समय से बंद हो यहां। हाँ, काफी समय से, अगर ठीक से कहूं तो लगभग 40 साल। लेकिन यहां मुझे अच्छा लगता है, मजा आता है इस अंधेरे में खुद को ढूंढते। कभी कभी ये सोनी पुरानी गिरती दीवारें भी मुझसे बात करने लगती हैं। तुमने मेरे पहले प्रश्न का जवाब नहीं दिया। आखिर तुम्हारे जुर्म की क्या कहानी है? मैं लोगों को मारकर खा जाता था। उस व्यक्ति के बोलते ही वो कोठरी कुछ पल के लिए सन्नाटे में बदल गई। विक्रमजीत को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसकी आंखों में डर साफ देखा जा सकता था। विक्रमजीत ने हिम्मत से काम लिया। मजाक करने के लिए मैं ही मिला हूं। सच्ची कहानी बताओ अपनी। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? मैंने सिर्फ अपने हाथों से, इन्हीं दोनों हाथों से, बिना किसी औजार के लगभग 50 लोगों को मार डाला था और फिर उन्हें खा गया। वो क्या है ना, किसी मनुष्य को देखते ही न जाने मुझे क्या हो जाता है। ऐसा लगता है बस तुरंत उसे मार दो और फिर उसे खा लो। वो व्यक्ति गंभीर हो गया। उसके बाद सुनते ही विक्रमजीत अंदर तक कांप उठा। वो अपनी फटी आंखों से जेल के गेट को पकड़ खुद को सलाखों से चिपकाने लगा। सच कह रहे हो तुम? हाँ, बिल्कुल सच। इसीलिए तो ये देखो, मेरे पांव में भी जंजीरें बांध रखी हैं इन लोगों ने। वैसे मेरा मन तो कर रहा है तुम्हें भी मारकर खा जाऊं, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी लड़ाई चल रही है। किस तरह की लड़ाई? विक्रमजीत की आवाज में कंपन थी कि क्या तुम्हें मारना ठीक होगा? क्या तुम्हारा स्वाद भी उतना ही अच्छा होगा? उसके चेहरे पर एक अजीब सी हैवानियत दिख रही थी। तुम मुझे नहीं मार सकते, हम जेल में हैं और यहाँ बहुत सारे कर्मचारी हैं। मैं अभी चाहूं तो तुम्हें मार दूंगा अपने इन हाथों से। मुझे क्षण भर का समय लगेगा और जब तक कोई यहां आएगा या तुम तक पहुंचेगा, मैं तुम्हें मार चुका हूंगा। उस व्यक्ति की आंखों में दैत्य की छवि साफ दिख रही थी। लेकिन मैं तुम्हें एक मौका जरूर दूंगा। मैं तुमसे 3 प्रश्न पूछूंगा। अगर मुझे उनका जवाब पसंद आया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। याद रहे, तुम्हारे उत्तर दिल से होने चाहिए और सच होने चाहिए। अगर तुम झूठ बोलोगे तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा और मैं तुम्हें उसी वक्त बिना किसी देरी के मार दूंगा। विक्रमजीत इस उधेड़बुन में पड़ गया कि वो उसे हाँ बोले या ना।
पर उसके पास कोई चारा भी न था और थोड़ा सोचने के बाद उसने हाँ बोल दिया। तो ठीक है, मेरा पहला प्रश्न है, क्या तुम मुझे अपने बचपन की कोई ऐसी याद बता सकते हो जो तुम्हारे दिल के बेहद करीब है और जिसे तुम भूल नहीं पाए? मेरे गांव का वो घर जिसके आंगन में आम का पेड़ था, वो बाबूजी किसान थे ना, तो हम सब गांव में रहते थे। भरी दोपहरी में मां से छुप के आम के पेड़ पर मैं चढ़ जाता था और कच्चे आम तोड़ नमक के साथ खाता था। वो उमंग न जाने कहां खो गई, लेकिन उसकी याद आज भी मेरे जहन में समाई है। आज भी अगर बचपन को याद करता हूं तो पेड़ के पत्तों की आवाज, दोपहर की गर्म हवा और कच्चे आम के चटकारे को भूल नहीं पाया। विक्रमजीत ये बोलते हुए हल्की सी मुस्कान लिए न जाने कहां खो गया, पर अगले ही पल जब उसे भान हुआ कि सामने मौत खड़ी है तो वापस डर के साए में लौट आया। वो सहमे अंदाज में उस व्यक्ति की ओर देखता रहा कि अब वो क्या करेगा, क्या वो उसे मार देगा। पर वो व्यक्ति अपनी आंखें बंद किए कुछ देर बैठा रहा और अचानक से आंखें खोल बोला, मुझे तुम्हारा उत्तर ठीक लगा। ये सुनते ही विक्रमजीत की जान में जान आई। वो कुछ सांसें और भरता वो व्यक्ति दोबारा बोल उठा, अब मैं तुमसे अगला प्रश्न पूछता हूं। तुमने पहली बार कोई भी गलत काम या किसी को भी धोखा कब दिया था? ऐसा काम जो अमानवीय था, जो बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं था। याद रहे, अगर तुमने झूठ बोला या फिर मुझे तुम्हारा उत्तर पसंद नहीं आया, मैं उसी क्षण तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। उस व्यक्ति ने अजीब सी मुद्रा में विक्रमजीत की ओर देखा। इस प्रश्न ने विक्रमजीत को दुविधा में डाल दिया। क्या मैं सच बोलूं? कहीं उस व्यक्ति ने वो सच पुलिस को बता दिया तो मेरे पुराने गुनाह भी लोगों के सामने आ सकते हैं। पर अगर मैंने उसे नहीं बताया तो मुझे वैसे भी मार देगा। कुछ सोचते हुए विक्रमजीत बोल पड़ा, मुझे मेरा सबसे खास दोस्त याद है। वो मेरा बिजनेस पार्टनर भी था, लेकिन जब हमारा बिजनेस बड़ा हो गया तो लालच में आकर मैंने उसे ही धोखा दे दिया और बिजनेस से बेदखल कर दिया। वो मुझे बेबस उस दिन भी ऑफिस में बस खड़ा देखता रहा और मैं उससे बस निजात पाना चाहता था। जहां हम दोनों ने मिलकर बिजनेस को खड़ा किया था, वह मैंने उसे धोखा दे सब अकेले हथिया लिया था। वो व्यक्ति विक्रमजीत की बात सुन डरावने अंदाज में हंसने लगा। वो अपने बड़े नाखूनों से जेल की दीवार को खरोचने लगा। उसके नाखूनों से दीवार पर गहरे निशान पड़ने लगे। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई आम आदमी नहीं, बल्कि कोई वहशी दरिंदा है जो बस अपने अंदर के शैतान पर किसी तरह काबू पा रहा हो। अचानक वो रुक गया और विक्रमजीत की ओर बढ़ने लगा। विक्रमजीत डर में जेल की सलाखों को पकड़ अपनी आंखें बंद किए बस मौत का इंतजार करने लगा। लेकिन जब उसने अपनी आंख खोली तो पाया वो व्यक्ति कोठरी की एक ओर खड़ा बाहर से आ रही रोशनी को देख रहा था। वो एकदम चुप हो गया था। विक्रमजीत को कुछ समझ नहीं आया। तभी उस व्यक्ति ने चुप्पी को तोड़ा। मुझे यकीन है तुमने मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर भी सही दिया है। मैं तुमसे अब आखिरी प्रश्न पूछूंगा। मान लो कि तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी हो, तो बताओ तुम कैसे और कहां मरना चाहोगे? ये बात सुनते ही विक्रमजीत अपनी दोनों मुट्ठियों को बंद किए एक जगह खड़ा रहा। उसे एहसास हो चला था कि वो व्यक्ति उसे मार कर ही दम लेगा। उसके दोनों पांव जम से गए। उसका सर चकराने लगा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसने मंद आवाज में कहा, मैं खुले आसमान के नीचे किसी झील के किनारे ठंडी हवा को अपने चेहरे पर महसूस करते हुए मरना चाहूंगा। एक बार फिर से उस जिंदगी से रूबरू होना चाहूंगा जो मैं इस दुनिया की भीड़ में खो बैठा। मैं खुद से एक बार फिर मिलना चाहूंगा जो बरसों पहले दुनियादारी की होड़ में कहीं मुझसे ही अलग हो गया। वो मासूम मैं
जो आज न जाने कितने ही बुरे कर्मों के बाद मासूम रहा ही नहीं, बल्कि पूरा बदल एक क्रूर व्यापारी बन गया हूं। उस उत्तर को सुनते ही उस आदमी ने अचानक अपनी जेब से एक कागज का टुकड़ा निकाल अपनी मुट्ठी में बंद किए विक्रमजीत की ओर तेजी से बढ़ने लगा। विक्रमजीत एक कोने में पड़ा उसकी ओर देखता रहा। उस व्यक्ति ने विक्रमजीत की ओर झुक घूरते हुए देखा और थोड़ा रुक अपनी बंद मुट्ठी उसकी ओर बढ़ाते हुए खोल दी। ये मेरी मुट्ठी में जो मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा है, इसे तुम ले लो और अपनी जेब में डाल लो, और इसे तुम बाहर जाकर ही खोलना। विक्रमजीत का पूरा शरीर कांप रहा था। उसने अपनी उंगलियों से वो कागज उसके हाथ से ले लिया। तभी वहां जेल का कर्मचारी आ गया। आ गए हैं आपके वकील, आपकी जमानत हो गई है, चलिए आपको रिहा किया जा रहा है। ये कहते हुए उसने कोठरी का दरवाजा खोल दिया। पर विक्रमजीत की हालत देख वो पूछने लगा, आप ठीक हैं? आपकी हालत ठीक नहीं लग रही है। विक्रमजीत पसीने में पूरा भीग चुका था। उसकी आंखें लाल हो चली थीं। वो किसी तरह संभलते हुए उठा और उस व्यक्ति को देखते हुए उस कोठरी से दूर जाने लगा, मानो वो बिना रुके सीधे उस जेल से बाहर निकल जाना चाहता था। कर्मचारी भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। विक्रमजीत जब बाहर जेल के ऑफिस पहुंचा तो अपने वकील को देख उसे गले लगा, कुछ देर रोता रहा। तुम ठीक तो हो? एडवोकेट संजय ने विक्रमजीत से पूछा, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब वकील ने कर्मचारी की ओर देखा तो वो बोल बैठा, मुझे क्या पता, जब आए थे तो हमें बस धमका रहे थे और अभी एकदम से बदल गए। कुछ ही देर बाद विक्रमजीत ने सामान वापस ले लिया और बाहर की ओर निकलने लगा। अचानक वो एक बोर्ड पर लगी तस्वीर को देख रुक गया और वहां खड़े कर्मचारी और पुलिसकर्मी को हैरत में देखने लगा। ये आदमी कौन है? आदमी, इस आदमी के बारे में जितनी बात की जाए कम है। हम इसे राक्षस कहते हैं। न जाने कितनी लोगों को इसने अपने हाथों से मार दिया। कहता था मुझे मार कर खाना पसंद है। बड़ी मुश्किल से हम इसे पकड़ पाए थे। वहां खड़े कर्मचारी ने कहा, मुझे भी ये बस मारने वाला था। तुम लोग किसी को भी ऐसे खतरनाक व्यक्ति के साथ कैसे रख सकते हो, वो भी एक ही कोठरी में? विक्रमजीत गुस्से में था। कैसी बात कर रहे हैं आप? इस आदमी को मरे हुए पूरे 3 साल हो चुके हैं। कर्मचारी आश्चर्य में पड़ गया। झूठ बोल रहे हैं आप, आइए मैं दिखाता हूं आपको। विक्रमजीत सभी लोगों के साथ उस कोठरी पहुंच गया, पर वहां सिर्फ अंधेरा था और वो कोठरी खाली थी। विक्रमजीत अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। वो वापस बाहर निकल अपनी गाड़ी में बैठ घर की ओर जाने लगा। जब भी वो अपनी आंखें बंद करता, उस व्यक्ति का खूंखार चेहरा उसको घेर लेता और वो तेज सांस लेते हुए वापस अपनी आंख खोल लेता। आखिर किसी तरह वो अपने घर पहुंच गया और दवा ले सो गया। विक्रमजीत न जाने कितने दिनों तक इस सदमे में जीता रहा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके साथ ऐसी घटना घटी। आखिर उसने उस व्यक्ति के बारे में जान लेने की ठान ली और वह आज देर रात घर बैठा इंटरनेट पर उस व्यक्ति के बारे में खोजने लगा। उसने जो पढ़ा उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। उस व्यक्ति का नाम था अभिजीत और उस पर कई लोगों को बेरहमी से मार देने और फिर उनको खाने का आरोप था। पुलिस का कहना था वो अपने हाथों से लोगों को मार देता था और जिसको भी वो मारता था उसकी आंखें, कान और बहुत अंग मिलते ही नहीं थे। शायद वो उन्हें निगल जाता था। वो बहुत ही शातिर था और पुलिस बड़ी मुश्किल से उसे गिरफ्तार कर पाई थी। लोगों का कहना था उसने जेल से कई बार भागने की कोशिश की पर नाकामयाब रहा और इसके चलते उसे जंजीरों में जकड़ दिया गया और उस पर कड़ी निगरानी रखी जाने लगी। लेकिन एक दिन वो सरेआम गायब हो गया, मानो वो हवा में कहीं उड़ गया। पुलिस ने बहुत कोशिश की लेकिन वो व्यक्ति उनको मिला ही नहीं। कुछ सालों बाद पुलिस को जेल के आगे सुनसान जंगल में उसकी लाश मिली। लोगों का मानना है यह एक रहस्य ही रह गया।
कि आखिर वो व्यक्ति खुद से गायब कैसे हो गया और फिर उसकी लाश खुद ब खुद कैसे मिल गई। विक्रमजीत यह सब पढ़ भयभीत हो गया। वो उन शब्दों पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था। वो ब्राउजर बंद करता, अचानक एक खबर पढ़ वो कुर्सी से नीचे गिर गया और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो सांस नहीं ले पा रहा था। उसकी आंखें बंद होने लगी। किसी तरह उसने अपने आप को संभालते हुए दोबारा उस खबर को पढ़ा। खबर थी कि उद्योगपति विक्रमजीत राय सिंह की 2 दिन पहले जेल में रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। उनकी आंख, कान और कुछ अंग गायब मिले। विक्रमजीत उलझन में पड़ गया। उसका दिल बैठा जा रहा था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वो तो जिंदा है, और अगर वो जिंदा है तो वो कौन था जो जेल में मर गया। उसने अपने दिल पर हाथ रख किसी तरह वहां रखे सोफे का सहारा ले उस पर बैठ गया। तभी एक आवाज सुन वो सहम गया। उसने अंधेरे में जब लैंप जलाया तो उसकी चीख निकल गई। सामने वही आदमी बैठा था, उसी जेल के कपड़े में, और विक्रमजीत को घूर रहा था। उसके दांत खून से सने थे। वो अपने नाखूनों से अपने चेहरे पर हाथ फेर रहा था और कह रहा था, कागज खोलकर पढ़ा नहीं तुमने। तभी विक्रमजीत को कहीं दूर से आवाज सुनाई देने लगी, मानो कोई उसे बहुत दूर से बुला रहा हो। विक्रमजीत जी उठिए, हम जेल पहुंच गए, उठिए। किसी तरह धीरे धीरे जब विक्रमजीत उस आवाज को पकड़ अपनी आंखें खोलने लगा तो पाया वो अभी भी उसी पुलिस की गाड़ी में है जो उसे कोर्ट से जेल ले जा रही थी। वो गाड़ी जेल के सामने खड़ी थी और वही पुलिसकर्मी उसको उठा रहा था। विक्रमजीत ने होश संभालते हुए उस पुलिसकर्मी से पूछा, तो हम कहाँ हैं? और मैं तो अभी अपने घर पर था, और वो आदमी, वो खूंखार आदमी मेरे सामने बैठा था। अभी जेल गए नहीं कि पागलपन का दौरा शुरू। वहां खड़ा पुलिसकर्मी हंसने लगा। हम आपको सीधे कोर्ट से जेल ले आए हैं, और कोर्ट से निकलने के कुछ ही देर बाद आप गहरी नींद लेने लगे। कमाल है, ऐसा लग रहा था जैसे आप जेल नहीं किसी पिकनिक टूर पर जा रहे हैं। चलिए गाड़ी से उतरिए, जेल के कर्मचारी आपका इंतजार कर रहे हैं। विक्रमजीत को यकीन हो गया, वो सपना देख रहा था। उसने लंबी गहरी सांस ली और जेल की ओर बढ़ने लगा, पर सब कुछ बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा उसने सपने में देखा था। वही बड़ा गेट, वही ऑफिस और वही जेल के कर्मचारी। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने सपने में इन सबके चेहरे देख लिए? विक्रमजीत सोच में पड़ गया। उसने जेल में प्रवेश किया ही था कि पुलिसकर्मी ने रजिस्टर उठाते हुए इशारा किया, आप वहां सामने ऑफिस में चले जाइए और अपना सामान जमा करा दीजिए। विक्रमजीत डर में सहम गया। उसके साथ वही घटना घट रही थी जो उसने सपने में देखी थी। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा कि तभी विक्रमजीत के फोन पर उसके वकील संजय का फोन आया। आपकी जमानत हो गई है, मैंने जेल को पेपर्स भिजवा दिए हैं, अब जेल में जाने की जरूरत नहीं। और हाँ, आपके असिस्टेंट ने आपकी कार जेल ही भिजवा दी है, आप वापस अपनी कार में ही आ सकते हैं। ये सुनते ही विक्रमजीत की जान में जान आई। शायद वो सपना ही था। वो पलट वापस बाहर की ओर जाता, उसकी नजर एक बोर्ड पर लगी तस्वीर को देख रुक गई। ये तो वही शैतान है। विक्रमजीत मन ही मन कुछ बड़बड़ाने लगा। उसने वहां खड़े कर्मचारी से पूछा, ये कौन है? इसे हम राक्षस कहते हैं। न जाने कितने लोगों को इसने अपने हाथों से ही मार दिया। कहता था मुझे मार कर खाना पसंद है। बड़ी मुश्किल से हम इसे गिरफ्तार कर पाए थे। विक्रमजीत ने बिना समय गंवाए जेल से बाहर का रास्ता पकड़ लिया और अपनी कार में जाकर बैठ गया। वो इस असमंजस में था कि क्या वो सच में उस व्यक्ति से मिल चुका था। कुछ दूर गाड़ी में चलने के बाद अचानक उसे याद आया कि उस व्यक्ति ने उसे एक कागज दिया था। उसने तुरंत जेब में हाथ डाला, पर हैरान तब रह गया जब पाया वो कागज
सच में उसकी जेब में है। उसने तुरंत वो कागज निकाल उस मुड़े हुए कागज को खोल लिया। उसमें लिखा था, तुमने खुद को मुझसे इस बार तो बचा लिया, लेकिन आगे कैसे बचोगे? वो शैतान जो तुम्हारे अंदर है, उससे कब तक बचोगे? क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हें दूसरा मौका क्यों मिला? मैं इंतजार करूंगा तुम्हारे वापस आने का, और इस बार तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा। कहते हैं हम सब के अंदर एक शैतान है, और हम न जाने कब उसकी बात मान हैवान बन जाते हैं। हमें खुद ही पता नहीं चलता। विक्रमजीत खुद के शैतान से तो वाकिफ नहीं था, लेकिन बाहर के शैतान से वाकिफ हो गया था। और हाँ, उसे सीख जरूर मिल गई थी कि यदि उसने अपने अंदर के शैतान को पहचान लिया तो बाहर के शैतान से हमेशा बचा रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी कहानी और वाणी दोनों को विराम देता हूं। मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए आप मुझे कहानीकार सुधांशु राय के नाम से खोज सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। कहानियाँ 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 विद कहानीकार सुधांशु राय, सिर्फ 104.8 इश्क FM पर।